दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा और समझा भी कि कोल्ड वॉर क्या होता है। आज हम उसी का सेकंड पार्ट में जाएंगे, रूसिया यूक्रेन वॉर। पिछले वीडियो में हमने कोल्ड वॉर के बारे में समझा था, जो कि अभी हमें रूसिया यूक्रेन वॉर को समझने के लिए और थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ये इसका नेक्स्ट चैप्टर है, रूसिया यूक्रेन वॉर। क्योंकि जब तक कोल्ड वॉर समझ में नहीं आता तो हमको ये वॉर भी समझ में नहीं आता। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद सोवियत यूनियन पूरी तरह से टूट गया और रूसिया के आसपास के जितने भी कंट्री थे वो इंडिपेंडेंट बन गए थे। उसी इंडिपेंडेंट जो कंट्री बहुत सारे थे इंडिपेंडेंट बने थे, उसी इंडिपेंडेंट कंट्री में से एक कंट्री था, उसका नाम है यूक्रेन। वो भी इंडिपेंडेंट हो गया था। रूसिया के लिए यूक्रेन एक साधारण देश नहीं था, वो वेस्ट और रूसिया के बीच में रहने वाला एक कंट्री था, जो कि एक दीवार की तरह काम करता था। तो दोस्तों, अब यहां से स्टोरी थोड़ी सी सेंसिटिव होने लगती है। कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद नाटो देश जो था वो एक्चुअली में जब कोल्ड वॉर चल रहा था, नाटो इसीलिए ही बना था क्योंकि वो सोवियत यूनियन को काउंटर कर सके। जब कोल्ड वॉर खत्म हो गया तब सोवियत यूनियन खत्म तो हो गया, बट नाटो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया। नाटो जब स्ट्रांग होने लगा तो वो धीरे धीरे ईस्ट की तरफ एक्सपेंड होने लगा। कौन एक्सपेंड हो रहा है यहाँ पे? नाटो यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है। कोल्ड वॉर तो खत्म हो गया, सोवियत यूनियन भी खत्म, बट नाटो खत्म नहीं हुआ। इसके साथ हमको ये ध्यान रखना है कि नाटो खत्म नहीं हुआ है और नाटो क्या कर रहा है, अभी धीरे धीरे ईस्ट यूरोप की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो जब नाटो धीरे धीरे ईस्ट यूरोप की तरफ बढ़ रहा है, मतलब यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है वो, तो तभी रूसिया को क्या हुआ, रूसिया को वो डर अंदर में आया। डर मतलब क्योंकि उनका एक सिक्योरिटी रीजन है वहां पे। मैंने बताया था कि क्या कर रहा है, यूक्रेन एक ऐसी जगह है जो कि वेस्ट और रसिया के बीच में एक बॉर्डर की तरह काम कर रही है। तो रसिया ने यहाँ पे सोचा कि आज नाटो या वेस्टर्न कंट्री भी हम उसको बोल सकते हैं, तो नाटो आज यूक्रेन आया है, कल वो मिसाइल्स यहाँ पे हमारे बॉर्डर के पास रखेगा। और मिसाइल्स अगर वहां पे रखा तो बहुत बड़ी सिक्योरिटी का जो ये है, सिक्योरिटी मतलब जो रसिया के पास जो सिक्योरिटी था वो खत्म हो जाता है। मतलब उनको आसान हो जाता है, कभी भी अगर वॉर होता है तो नाटो देश को बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि नाटो देश यूक्रेन पे रहेंगे और यूक्रेन पे क्या करेंगे, उनका मिसाइल्स होगा, यूक्रेन का मिसाइल्स नहीं होगा। मतलब वो यूक्रेन को सामने में रख के पीछे से वो लोग वार आराम से कर सकेंगे। इसीलिए क्या किया रूसिया ने, यूक्रेन वो वही सोचा कि यूक्रेन पे आज नाटो देश आया है, कल ये लोग क्या करेंगे, यूक्रेन पे मिसाइल्स, यूक्रेन के बॉर्डर पे मतलब रसिया के बॉर्डर पे वो लोग मिसाइल्स आके रख देंगे। जिससे क्या हुआ, रूसिया सिक्योरिटी के रीजन के लिए उनके अंदर फियर था, बट वेस्ट बोलता था कि आपके पास चॉइस है, फ्रीडम है। क्योंकि यूक्रेन भी वही बोलता था कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। यूक्रेन ने भी चाहा कि हम नाटो के साथ मिल सकते हैं, तो उन्होंने भी इंडिपेंडेंटली उनको चॉइस किया। बट वो यूक्रेन की नजर से देखे तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, बट रूसिया के लिए ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी रीजन था, जो कि आज हम देख भी रहे हैं। क्योंकि वो सिक्योरिटी रीजन के लिए भी आज कहीं ना कहीं वॉर चल रहा है। यूक्रेन नाटो में शामिल होना उसके लिए एक स्टेबल सिक्योरिटी का रीजन था, बट रूसिया के लिए ये चीज रेड सिग्नल की तरह था। रूसिया और यूक्रेन के बीच में डिप्लोमेटिक टॉक भी हुआ, जो कि आगे जाके फेल भी हो जाता है, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। और जब ये डिप्लोमेटिक टॉक सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, रूसिया क्या करता है, यूक्रेन के खिलाफ वो वॉर छेड़ देता है, या हम ये बोल सकते हैं कि रूसिया यूक्रेन के ऊपर मिलिट्री एक्शन लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, नाटो देश यूक्रेन का साथ देती है, वो इकोनॉमिक सपोर्ट, वो इंटेलिजेंस सपोर्ट, उसके साथ वो वेपन जो मिलिट्री सपोर्ट रहता है वो भी यूक्रेन को देती है। तो यहाँ पे हम इसको ये जो वॉर चल रहा है उसको हम रूसिया वर्सेस यूक्रेन वॉर भी बोल सकते हैं। बट इसके साथ क्या है, वो ऑफिशियली तो क्या है, रूसिया वर्सेस यूक्रेन वॉर है ही, बट प्रैक्टिकली वे में देखें तो ये वॉर हो जाता है रूसिया वर्सेस वेस्टर्न का वॉर। तो यहां पे अगर हम लोग समझे, जहां पे वेस्टर्न क्या कर रहा है, वो खुद सामने आके नहीं लड़ रहा है वॉर, वो दूसरे को सामने में रख के पीछे से वॉर
वॉर को कंट्रोल कर रहा है, तो यहाँ पे हमको एक क्लासिकल कोल्ड वॉर का नजारा देखने को मिलता है। रसिया यूक्रेन वॉर से हमने ये तीन चीज सीखने की बहुत जरूरी है। पहला ये है कि पावर पॉलिटिक्स वापस आ चुका है, पावर पॉलिटिक्स फिर से वापस आ चुका है। ग्लोबल लेवल पे मिलिट्री अलायंस फिर से इंपोर्टेंस हो गया है। ये जो मिलिट्री अलायंस देख रहे हैं आप, वो फिर से इंपोर्टेंस हो गया है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है इस वॉर में कि ये एक वॉर की वजह से पूरा ग्लोबल इकोनॉमी बर्बाद हो सकता है। रूसिया यूक्रेन वॉर कोल्ड वॉर की तरह है, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है। कोल्ड वॉर के टाइम वो था एक आइडियोलॉजी, बट यहाँ पे आ जाता है वो सिक्योरिटी और इन्फ्लुएंस। तो दोस्तों, इसके साथ ये वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। रूसिया यूक्रेन वॉर के बारे में हमने जान लिया। आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा था। क्या रूसिया यूक्रेन वॉर को रोका जा सकता था? आपका ओपिनियन आप कमेंट सेक्शन में, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन वहां पे भी है, आप वहां पे भी ओपिनियन दे सकते हैं। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत आगे का काम करेगा, मोटिवेट करेगा मेरे को, इसीलिए आप लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो आगे मिलते हैं इसी तरह पॉलिटिकल या जियोपॉलिटिकल वीडियो में। वो सिर्फ वर्ल्ड पॉलिटिक्स को लेके नहीं होगा, इंडियन पॉलिटिक्स को भी लेके होगा। आगे जो वीडियो आएगा वो इंटरेस्टिंग होने वाला है, इलेक्शन को लेके होने वाला है, इलेक्शन के सिस्टम को लेके होने वाला है। इसीलिए आप मेरे साथ इस तरह से जुड़े रहिए, और कुछ भी अगर गड़बड़ी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को आप बता सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। थैंक यू।